क्या आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एक पिता अपने बेटे से छोटा भी हो सकता है और ये बिल्कुल पॉसिबल है। सिर्फ यही नहीं, इवन टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में जाना भी पॉसिबल है। ऐसा कैसे हो सकता है ये मैं आपको बताऊंगा, मगर इसे समझने के लिए हमें कुछ और बातें भी जानना जरूरी है। तो चलिए इस थ्योरी को समझते हैं और चलते हैं साइंस के समंदर से कुछ बूंद निकालने। आइंस्टाइन का नाम आज तक के सबसे बड़े फिजिसिस्ट्स के लिस्ट में भी सबसे ऊपर माना जाता है। उनकी फेमस थ्योरी और जो इक्वेशन उन्होंने दिया था E=mc², इसे कौन नहीं पहचानता। इसके पीछे का कारण है उनकी दी गई दो सबसे रिवॉल्यूशनरी थ्योरीज, जिन्होंने आने वाले जनरेशन के लिए टाइम का नज़रिया ही चेंज करके रख दिया। वो दो थ्योरीज है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि 1905 में आई थी, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स, जो कि उनके पेपर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में 1916 में लिखी गई थी। सबसे सरप्राइजिंग बात तो यह है कि इन दोनों थ्योरीज में ही टाइम ट्रैवल को लेकर के कुछ बातें लिखी हुई हैं और ये दोनों थ्योरीज साइंटिफिकली प्रूवन एंड टेस्टेड है। तो आज हम समझेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ही, जो कि 1905 में आई थी। उसके पहले ही एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट आया था जिसका नाम था माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट। ये प्रूफ किया था कि लाइट की स्पीड किसी भी ऑब्जर्वर के लिए कभी भी चेंज नहीं होगी, वो हमेशा ही सेम स्पीड से रहेगी, जो कि है c इन वैक्यूम। ओके, मतलब ऐसे एक मीडियम में जहाँ हवा, पानी या कोई ऐसा दूसरा कोई मीडियम ना हो, वहाँ पे लाइट की स्पीड हमेशा ही c रहेगी। तो किसी भी ऑब्जर्वर के लिए ये स्पीड कभी चेंज नहीं हो सकती है। तो इसी बात को समझकर हम आगे एक बहुत ही फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, जो कि एक एग्जाम्पल के द्वारा आगे दिया गया है। आइंस्टाइन को भी ये थ्योरी देने में सालों लगे थे, तो इसे समझने में कम से कम 12 मिनट तो लग ही सकते हैं। तो ये थ्योरी कुछ लोगों के लिए काफ़ी लंबा हो सकता है, इसे स्किप कर सकते हैं आप स्क्रीन पे दिए गए टाइम पर। तो चलिए इस थ्योरी को समझते हैं कुछ बहुत ही आसान एग्जांपल यूज़ करते हुए। ये जो पहला डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ट्रेन है जो कि सामने की ओर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। यहाँ पर एक इंसान है जो कि स्टेशनरी है, मतलब वो हिल नहीं रहा बिल्कुल भी, ठीक है। और ऐसे स्टेशनरी जो भी ऑब्जर्वर होते हैं, मतलब वो बस दूर खड़े होकर के इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनमें खुद में कोई मोशन नहीं है। इसके ट्रेन के अंदर में एक बंदा है, उसके हाथ में एक बॉल है, ठीक है। अब ट्रेन जैसे ही इस बंदे के जो ऑब्जर्वर है उसके सामने पहुंचती है, तो ट्रेन के अंदर वाला जो इंसान है उसने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और इस एग्जांपल में हम ऐसा मानेंगे कि ट्रेन की जो छत है वो काफ़ी ऊंची है, तो बॉल कभी भी छत को नहीं टच करेगी, मतलब छत से नहीं टकराएगी, ठीक है। अब देखते हैं कि किसको इसमें से किस तरीके का परसेप्शन दिखता है। ओके, ये दूसरा हमारा डायग्राम है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो ऑब्जर्वर है, जो दूर खड़ा है ट्रेन से, बिल्कुल बिना हिले डुले खड़ा है, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसे ऐसा दिखेगा कि जब तक बॉल हवा में है तब तक ट्रेन अपनी पहले वाली पोजीशन से थोड़े आगे शिफ्ट हो चुकी है, क्योंकि ट्रेन आगे की तरफ मूव हो रही है, ठीक है। और जो बॉल है वो सीधा ऊपर और नीचे नहीं आई है, वो बॉल इस तरीके के एक प्रोजेक्टाइल मोशन यानी पैराबोला बोलते हैं जिसको, उस मोशन में बॉल मूव हुई है और फिर वो इसी इंसान के हाथ में वापस आई है। बट इस इंसान को, मतलब जो ट्रेन के अंदर है, उसे ऐसा लगेगा कि बॉल सिर्फ ऊपर गई है और नीचे आई है, क्योंकि इसके नज़र से देखें तो बॉल के पास भी वही स्पीड है सामने की तरफ जो कि उस ट्रेन के पास है। इसका मतलब ट्रेन है जो कि सामने चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, उसके अंदर जो बंदा है वो भी आगे की ओर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और उसके हाथ में जो बॉल है वो भी आगे की ओर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब जब बॉल को ऊपर उछाला जाता है तो उस बॉल के पास सामने की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पहले से है, और जो ट्रेन के अंदर इंसान है उसने उसे बस ऊपर की तरफ एक और स्पीड दिया है 1 मीटर पर सेकंड का। तो ये दोनों जो स्पीड है बॉल की, वो रिजल्टेंट मतलब मिल करके कुछ इस तरीके का पाथ देती है बॉल को, जो कि फाइनल में बॉल के पास सिर्फ सामने की तरफ स्पीड रहेगी। जब ये इंसान इसको पकड़ लेता है तो बॉल अपने जगह पे रुकी हुई है, अब सिर्फ वो सामने की ओर जा रही है, तो इसलिए अब इसके पास सिर्फ सामने की तरफ स्पीड है। बट वही पैसेंजर व्यू, मतलब ट्रेन के अंदर जो इंसान है जिसने बॉल उछाली, उसे लगेगा कि बॉल सिर्फ ऊपर की ओर गई है और वापस नीचे की ओर आई है। वो ट्रेन
कि अंदर है, तो वो ट्रेन के रेफरेंस में, ट्रेन के फ्रेम में, ट्रेन के अंदर में बैठने की वजह से उसे ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, ट्रेन भी मूव नहीं कर रही है, बस बॉल जो है वो ऊपर गई और नीचे आई है। तो इसे कहते हैं रिलेटिव मोशन। अब इसे हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो ये है दूसरा एग्जाम्पल। इसमें भी उसी तरीके का कुछ सेटअप है हमारा, जिसमें एक ऑब्जर्वर है जो कि दूर में खड़ा है, और ऑब्जर्वर मतलब वो हिल नहीं रहा है, वो बस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है, देख रहा है। इसके सामने से एक बस गुजर रही है या ट्रेन, आप जो भी मान लें, बस एक मूविंग बॉडी है, और इसके ऊपर में एक और इंसान है, ठीक है। इसके हाथ में एक बॉल है। जैसे ही ये ट्रेन इसके सामने से गुजरती है, और इसकी स्पीड भी 10 मीटर पर सेकेंड की है, यानी 10 मीटर पर सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड में ये 10 मीटर आगे की ओर जाएगा। जैसे ही ये इस इंसान जो ऑब्जर्वर है उसके सामने से गुजरती है, तो जो ट्रेन के ऊपर खड़ा इंसान है उसने अपने हाथ में पड़ी बॉल को ट्रेन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉल को फेंक दिया। और यहाँ पे एक बास्केटबॉल का नेट है, ठीक है। तो ये बॉल अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी, पॉसिबिलिटी है कि वो जा सकती है। ऐसे पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि अगर हम वापस से देखें रिलेटिव मोशन के हिसाब से, यानी इस ऑब्जर्वर के नज़र से, तो ये जो इंसान है उसके पास में भी 10 मीटर पर सेकेंड यानी 10 मीटर पर सेकेंड की आगे की तरफ रफ्तार है। इसके हाथ में जो बॉल है उसके पास भी आगे की तरफ रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है। तो जैसे ही वो बंदा ट्रेन इसके सामने से निकलती है इस बास्केटबॉल लूप से और वो उस बॉल को फेंकता है, तो बॉल के पास अब 2 रफ्तार है, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। बट पीछे की तरफ दी गई रफ्तार जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड की है, यानी वो आगे की रफ्तार से ज़्यादा है। तो इसीलिए वो पीछे की तरफ जाएगा, जिसका स्पीड होगा 10 मीटर पर सेकेंड का, क्योंकि आगे का जो 10 का स्पीड है वो भी कैंसल आउट होगा पीछे वाले में से, इसीलिए ये इसमें से अंदर में से जा सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। अब इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं, दूसरे भाग को देखते हैं। अब इस सेटअप को देखते हैं हम, ठीक है। अगर वही इंसान जो ट्रेन के ऊपर खड़ा है, जैसे ही इस ऑब्जर्वर यानी ये इंसान जो सामने चुपचाप से खड़ा है उसके सामने से गुजरता है, इसके हाथ में जो बॉल है, अभी भी ट्रेन सामने की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, और इसने अगर बॉल को सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेन की उल्टी दिशा में फेंका, तो ये जो बॉल है वो उसी जगह पे बिना कोई डायरेक्शन में ट्रैवल किए हुए सिर्फ उसी जगह पे नीचे की ओर गिर जाएगी ग्रेविटी के कारण, ओके। बट उस समय जब तक ये बॉल हवा में है, ये जो ट्रेन है वो आगे जा चुकी है थोड़ी सी, तो जो ऑब्जर्वर है उसे तो दिखेगा कि ट्रेन आगे जा चुकी है। बट ट्रेन के ऊपर जो बंदा खड़ा है उसे क्या लगेगा कि बॉल पीछे तो गई है, ठीक है। बट असली में क्या हुआ है कि बॉल पीछे नहीं गई है, असल में ये इंसान आगे की ओर गया है उस ट्रेन के साथ में। अब ये बॉल कभी भी इस बास्केटबॉल लूप से पार नहीं कर सकती। इसका कारण यही है कि ट्रेन ने जो बॉल को स्पीड दे रखी है सामने की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड का, ये इंसान उसकी उल्टी दिशा में उसे सेम स्पीड दे रहा है 10 मीटर पर सेकेंड का, जो दोनों मिल करके कैंसल आउट हो जाता है, मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो बॉल किसी भी दिशा में लेफ्ट या राइट में ट्रैवल नहीं करेगी, वो सिर्फ नीचे की ओर जाएगी ग्रेविटी के कारण। बट ये जो इंसान है जो ट्रेन के ऊपर खड़ा है उसे ये बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा, इसके दिमाग में से चलेगा कि ये कभी भी इसके पार क्यों नहीं जा रही है। पर जो दूर खड़ा ऑब्जर्वर है, यानी जो बंदा मूव नहीं कर रहा है, उसे ये साफ दिखाई देगा कि बॉल हैड सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्पीड, मतलब बॉल के पास सामने की तरफ, आगे की तरफ और पीछे की तरफ दोनों तरफ ही सेम स्पीड दी हुई थी। इसीलिए जो रिजल्टेंट है, मतलब उन दोनों का जोड़ है, वो बिल्कुल 0 हो जाता है और वो बॉल बस नीचे की तरफ जाती है। ये तो आसान सा हो गया रिलेटिव मोशन का। अब हम इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं और इसमें लाइट को लाते हैं। अब क्योंकि लाइट जो है वो बॉल की तरह नहीं है, क्योंकि बॉल का जो स्पीड है वो बढ़ सकता है, घट सकता है, कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है एज पर जो बंदा ट्रेन के ऊपर खड़ा है उसके हिसाब से। पर ये चीज़ लाइट के साथ में नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, लाइट हर ऑब्जर्वर के लिए, यानी हर ऑब्जर्वर वो चाहे कहीं भी हो, अगर वो मूव नहीं कर रहा है अपने रेफरेंस के हिसाब से, तो उसके लिए हमेशा ही सेम होगी, जो कि है C यानी कैंडेला, ओके। तो अब अगर हम ऐसा सेटअप मानते हैं कि अब 2 ऑब्जर्वर है हमारे पास, एक नहीं अब 2 ऑब्जर्वर हैं। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है और एक यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। और ट्रेन जो है इसके जस्ट सामने से गुजरती है
और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। जैसे ही ये सामने से गुजरती है ट्रेन के ऊपर वापस एक बंदा है जिसके हाथ में इस बार टॉर्च है, उसने टॉर्च को जलाया, ठीक है। अगर ट्रेन की स्पीड बहुत ही नॉर्मल है, मतलब जैसे एक रेगुलर ट्रेन की होती है लगभग 160 किलोमीटर पर आवर, तो इस इंसान को वो लाइट निकल कर और आँख में पहुँचने, मतलब इस इंसान को, ये जो यहाँ खड़ा है, इसे लाइट देखने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, इसे लाइट तुरंत दिख जाएगी। बट प्रॉब्लम वहाँ आएगी जहाँ हम इस ट्रेन की स्पीड को बढ़ाने लग जाएंगे। अगर ये ट्रेन की स्पीड लाइट के मुकाबले उसके आसपास पहुँच जाती है, मानकर चलते हैं इस ट्रेन की स्पीड है सामने की तरफ अब c/2 की, ठीक है। अब क्या होगा, हाइपोथेटिकली मानते हैं कि कोई एक ऐसा ट्रेन है और वो इस स्पीड को अचीव कर सकता है, क्योंकि ये थॉट एक्सपेरिमेंट ऐसे ही होता है, उसमें हम लोग उस समय इमेजिन करते हैं कि क्या होगा अगर हम इस ऐसे सिचुएशन में रहे तो अब जो हमारे पास में सेटअप है उसमें आप देख सकते हो कि ये जो बंदा है वापस से ऊपर की तरफ खड़ा है ट्रेन में, और ये ट्रेन आगे की तरफ जा रही है c/2 के स्पीड से, मतलब लाइट की स्पीड के आधी स्पीड से, और यहाँ पे एक और ऑब्जर्वर है। अब क्या होगा, अब ऐसा होगा कि जब इस मोमेंट में इस बंदे ने टॉर्च की बटन दबाकर टॉर्च को ऑन किया, उस मोमेंट में ये जो ट्रेन है वो ऑलरेडी c/2 के स्पीड से जा रही है, तो फिर वो आगे बहुत आगे जा चुकी होगी। तो क्या लाइट वेव्स इस बंदे की आंखों में कभी पहुंच सकता है? अभी तो पहुंच सकता है, पर लाइट की स्पीड क्या होगी, अपनी स्पीड की आधे के बराबर, जैसा कि बॉल के साथ में हो रहा था। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जैसा कि पहले बताया गया था, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम फॉर्मूला को देखें, जो कि एक बहुत ही जनरल फॉर्मूला है, वो होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, दैट मीन्स स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब इस केस में आइंस्टाइन ने बोला कि अगर लाइट की स्पीड वही रहेगी और अगर लाइट की स्पीड कभी भी कम नहीं हो सकती, और अगर ये जो ट्रेन है वो c/2 की स्पीड से आगे जा रहा है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो भी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब अगर हम इस टर्म को और इस टर्म को कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ है जो चेंज हो सकती है, वो है टाइम। यस, यही था बड़ा ब्रेक थ्रू। उन्होंने बोला कि अब इस ऑब्जर्वर के लिए ये जो ट्रेन है, इसके लिए इस ऑब्जर्वर को ऐसा दिखेगा कि इस ट्रेन में टाइम स्लो चल रहा है। ओके, मतलब ये जो घड़ी लगी हुई है ट्रेन के पीछे, अब ये ऑब्जर्वर जो ट्रेन के ऊपर खड़ा है उसके लिए तो वो टाइम बिल्कुल ही नॉर्मल चल रहा है, हर जैसा हमारे लिए 1 सेकंड होता है उसके लिए भी सेम 1 सेकंड चल रहा है। पर क्या होता है, ये जो ऑब्जर्वर हैं जो दूर खड़े हैं और जो वो उतनी स्पीड से ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, उनके मुकाबले यहाँ पर, यानी इस मूविंग ट्रेन में जो टाइम है वो धीरे धीरे चलेगी। अब इस ऑब्जर्वर को ये जो घड़ी है ना, उसमें टाइम बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिखेगी, ठीक है। और ऐसा होता है, ये हर बार होता है जिस भी जगह पर या कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा ऑब्जेक्ट जो हाई स्पीड में चलता है, उसमें टाइम का डिफरेंस आ जाता है उस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो कि मूव नहीं कर रहा है। तो यही था आइंस्टाइन का ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और इसी के थ्रू उन्होंने बताया कि टाइम जो है वो हर जगह सेम नहीं चलता है, टाइम भी वेरी करता है। इसके अलावा एक और चीज़ पर टाइम वेरी करता है, वो है ग्रेविटी, बट वो हम कभी और डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो आई थी आपकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। तो जैसा कि हमने अभी देखा, कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी हाई वेलोसिटी से ट्रैवल करती है, टाइम उसके लिए उतना ही स्लो चलता है, और इस टाइम में आए फ़र्क को हम कहते हैं टाइम डायलेशन। ये टाइम डायलेशन किसी भी ऑब्जेक्ट में तब आ सकता है जब वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हो या फिर उसके पास कोई वेलोसिटी हो। इसका फ़र्क कभी छोटा हो सकता है, कभी बड़ा, बट हमेशा ये फ़र्क आता ही है। जैसे कि फेमस एग्जांपल है हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे हर 6 महीने में अर्थ के रिलेटिव वहाँ का टाइम 0.005 सेकेंड पीछे हो जाता है। ऐसा होता है क्योंकि वो अर्थ के अराउंड रिलेटिवली 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे टाइम में और यहाँ के टाइम में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे टाइम थोड़ी स्लो हो जाती है। ये टाइम का डिफरेंस सुनने में बहुत ज़्यादा नहीं लगता, बट ऐसा इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जो स्पीड है अर्थ के अराउंड, वो लाइट की कंपैरिजन में बहुत ही कम है।
अगर इसी की स्पीड और ज़्यादा होती तो जो टाइम का डिफरेंस है वो भी ज़्यादा होता। ठीक इसी तरह एक पिता अपने बेटे से छोटा भी हो सकता है अगर वो बहुत ही हाई स्पीड पर ट्रैवल करे या फिर बहुत ही हाई ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में काफ़ी देर समय बिताए तो। कुछ ऐसा ही हमें देखने मिलता है क्रिस्टोफर नोलन की फेमस मूवी इंटरस्टेलर में भी। अगर ये वीडियो आपको कुछ नया सिखाता है तो इस चैनल को ज़रूर अपना सपोर्ट शो करें चैनल को सब्सक्राइब करके।